Collegium system has failed totally, क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि क्यों किसी जुडिशियल ऑफिसर का नाम काट दिया गया। मैं तो जुडिशरी में ही कोलेजियम जो है मैं कहती हूँ फेल हो गया। जुडिशियल सिस्टम हैज़ फेल्ड, कोलेजियम सिस्टम हैज़ फेल्ड। आप कब अकाउंटेबल करते हो? आपने एक रूल बनाया, उसकी वायलेशन अगर कोई करता है तो अकाउंटेबल हुआ। अब जुडिशरी क्या करती है? उसके पास केस आता है, वो डिसाइड करती है। नाउ हु डिसाइड कि ये केस ठीक डिसाइड हुआ कि नहीं डिसाइड हुआ? ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? पब्लिक या प्रेस या जर्नलिस्ट? कौन करेगा? मीडिया करेगी। अब जैसे मीडिया हाइप इतनी कर देती है हर चीज़ में, वो तो हर जज अकाउंटेबल हो जाएगा। तो किसी नॉर्म्स को वायलेट करोगे तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये तो आई वॉश है। कमीशन अपॉइंट की जाती है टू डाइवर्ट। कुछ कमीशन है जहां जेन्युइनली इन्वेस्टिगेशन होती है, बाय एंड लार्ज डाइवर्शन होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर न्यायाधीश जस्टिस उषा मेहरा, सार्वजनिक जीवन में जिनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है जिसने न्यायपालिका, संस्थागत जवाबदेही और राज्य तंत्र की कमजोरियों को बहुत गंभीरता के साथ देखा और परखा है। 2012 में दिल्ली निर्भया कांड के बाद बनी उषा मेहरा कमेटी या कमीशन ने न सिर्फ उस घटना की जांच की थी, बल्कि पुलिसिंग, परिवहन व्यवस्था, शहरी सुरक्षा, शासन तंत्र और इमरजेंसी रिस्पांस में कई कमजोरियां ऐसी उजागर की थीं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और आज जब देश में न्यायपालिका में पारदर्शिता, नियुक्तियों की प्रक्रिया, मामलों में देरी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बहस हो रही है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जस्टिस उषा मेहरा जी के दृष्टि को या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में इस मामले की कितनी गंभीरता है उसको जानने का एक प्रयास करें। तो इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैम खुद आज मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर इस पूरे विषय पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका DH पे। कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, थैंक यू मैम। विल स्टार्ट विथ योर एक्सपीरियंस। 2012 में जो कुछ भी हुआ, आप एक कमीशन को लीड कर रही थी और आपकी कमीशन ने बहुत सी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन की थी वो थी वन स्टॉप सेंटर। एब्सोल्युटली। और कई स्टेटों ने इसको अडॉप्ट भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली ने अभी तक नहीं किया वन स्टॉप सेंटर। मैं उसी पर आ रहा था मैम। मेरा सवाल यही था कि आपने एक कमीशन को लीड किया, एक डिटेल्ड, हम कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशनल डायग्नोसिस आपने किया, 160 पन्ने के रिकमेंडेशंस आए आपकी तरफ से, आपकी कमीशन की तरफ से। भारत में पहले भी रिपोर्ट्स बनती रही हैं और अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बनती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है? क्या वाकई सरकारें उसको गंभीरता से लेती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, या वो बस कागज़ों तक ही सीमित रहते हैं? ऐसे कई रिपोर्ट्स को तो बड़ी इग्नोर कर देते हैं और कई रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इस रिपोर्ट को, इसमें से बाकी चीज़ तो उन्होंने इग्नोर की होगी, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के लिए गंभीरता से ले रहे हैं। गंभीरता से लिए आपको लगता है सरकारों ने इस पर अच्छा काम किया है? जी हाँ, इस पर्टिकुलर सजेशन के लिए तो आई मस्ट से कि कई स्टेटों ने इसको गंभीरता से लिया है और अपने सेंटर बनाए हैं, वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं। मैम, आपने जैसे 2012 के बाद उस कमीशन को लीड किया, तो आपका एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत वास्ट रहा है। आपको क्या लगता है मैम कि क्या हमारे देश में वाकई इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, या ज़्यादा ध्यान बस ब्लेम मैनेजमेंट पे दिया जाता है कि कैसे भी करके ब्लेम कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ब्लेम खुद पर ना आए? ये अकाउंटेबिलिटी हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। आप देखिए 2012 का जो केस हुआ निर्भया का, इसमें क्रेडिट गोज़ टू पुलिस। बड़ी फास्ट इन्वेस्टिगेशन की, बड़ी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन की थी। तो अगर पुलिस वैसी ही इन्वेस्टिगेशन हर केस में करे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस लूज़ कर पाएंगे या किसी बेकसूर को पकड़ के अंदर कर दें।
जो एक्चुअल एक्यूज नहीं पकड़ा गया तो बेकसूर को पकड़ के उसको प्रेजेंट कर देते हैं कोर्ट में, फिर हार जाते हैं तो कोर्ट को ब्लेम करते हैं। अब मैं एक इन जनरल आपसे पूछ रहा हूँ, नॉट जस्ट अबाउट जुडिशरी, इन टोटल द इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, भारत में अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया जाता है या ज़्यादा फोकस ब्लेम मैनेजमेंट पे रहता है? देखिए, मैनेजमेंट पे ज़्यादा रहता है, अकाउंटेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा करें तो फिर मैनेजमेंट ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी, पर ये हो नहीं रहा। सॉरी टू से दैट। लोग ब्लेम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो वो कहेंगे मेरी जूरिसडिक्शन ही, अगले स्टेशन पे जाओ। इसके लिए हमने एज ए जज 20 बार कहा कि आप ये, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं कहती मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जो भी आपके पास आता है कंप्लेंट लिखाने, आप ये नहीं पूछोगे, आप ज़ीरो FIR लॉन्च करो, पर करो। लेकिन आज की डेट में हो नहीं रहा। ये कमिश्नर को भी मालूम है, वो वहाँ से वो बोल देते हैं कि ये हम कर रहे हैं जी, पर फील्ड एक्सपीरियंस है कि नहीं हो रहा। अब मैम, आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट रहा है, आपने जुडिशियल सर्विसेज भी दी हैं, आपने इंक्वायरी कमीशंस में भी आप रही हैं। आपकी नज़र में सच तक पहुंचने का फास्टर और मोर एफिशिएंट वे कौन सा है? लाइक मुकदमेबाजी आयोग या सार्वजनिक दबाव? व्हाट डू यू थिंक कि विच वन इज लाइक मोर फास्टर एंड इफेक्टिव वे टू डिलीवर जस्टिस? देखिए, जस्टिस डिलीवरी डिपेंड करती है कि एविडेंस क्या आती है। क्रिमिनल लॉ में, सिविल में तो इंटरप्रिटेशन है, लॉ की इंटरप्रिटेशन, उसमें तो कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन अगर क्रिमिनल देखा जाए तो उसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा पुलिस की है। अगर साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड मैटर है तो केस हार नहीं सकते, और कोर्ट को भी कुछ दिन लगते हैं, 6 महीने में केस डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली एवरी रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। अब ये क्या करते हैं कि साइंटिफिकली तो किया नहीं होता तो 50 विटनेसेस पेश कर देंगे, तो 50 विटनेसेस में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो वो जब तक सुप्रीम कोर्ट जाता है वो कहते हैं ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें सज़ा कैसे हो गई। सो सफ़र होता है, सफ़र करता है विक्टिम। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल लैब्स होती हैं, इसका विक्टिम जो है वो, इसका जो इस पूरे चीज़ का जो विक्टिम है वो वही है जो अपनी फरियाद लेकर वहाँ पे पहुँचता है। अब मैम, इसी कड़ी में दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हमने देखा है कि सरकारें जो हैं वो आनन फानन में आकर कमीशन का गठन कर देती हैं। जैसे 2012 के बाद आपके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया था। अब मेरा उद्देश्य ये जानना है कि क्या सरकारें खुले मन से कमीशंस का गठन करती हैं फॉर लाइक जेन्युइन फीडबैक एंड टू जेन्युइनली नो कि उनकी लैप्सेस क्या रही हैं, या फिर सिर्फ ये एक पब्लिक आउटरीच से बचने का एक बहाना होता है कि चलो पब्लिक की नज़र में ऐसा लगेगा कि वी आर एक्टिंग, हम कुछ तो कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये तो आई वॉश है। कमीशन अपॉइंट की जाती है टू डाइवर्ट। कुछ कमीशन है जहाँ जेन्युइनली इन्वेस्टिगेशन होती है, बाय एंड लार्ज डाइवर्शन, ताकि पब्लिक एंगर, पब्लिक आउटरीच ना हो। तो मैम बहुत बड़ी बात है अगर आप, इट्स कमिंग फ्रॉम समबडी हु हैज, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि पब्लिक आउटरीच और एंगर को डाइवर्ट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर दी जाती है। उस कमीशन का क्या रिज़ल्ट हुआ, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। ये तो पैसेज ऑफ टाइम से लोग भूल जाते हैं, मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी मालूम होता है कि मेमोरी शॉर्ट है, डाइवर्ट कर दो, कमीशन 6 महीने 8 महीने 10 महीने लगाएगी, तब पब्लिक भूल जाएगी, क्या नया इंसिडेंट आ जाएगा। मैम, रेशियो की बात करते हैं, कितने % केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सरकार जेन्युइनली काम करती है उन सिफारिशों, उन रिकमेंडेशंस पे जो कमीशन के इंक्वायरी के बाद आता है, और कितनी ऐसी होती हैं बस जिनको अंडर द कारपेट ब्रश ऑफ कर दिया जाता है? देखिए, बाई एंड लार्ज जो पॉलिटिकली बेटर होगा
वो तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो जो पॉलिटिकली बेटर नहीं है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो उन कमीशंस में भी सरकारें ये देखती हैं कि पॉलिटिकली उनको कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा सूट करता है, जो बेटर है वही इम्प्लीमेंट होगी। मैम लाइक आपका करियर इतना बड़ा रहा है, आपके साथ आपने कभी ये फेस किया कि आपने कोई रिकमेंडेशन नहीं, दिया? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मंडल कमीशन कब आया? इंदिरा गांधी के टाइम। उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया, किसी को मालूम भी नहीं था मंडल कमीशन क्या है। इट सूटेड वीपी सिंह, या उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। 90s में फिर जहाँ गवर्नमेंट को क्या सूट करेगा वो इम्प्लीमेंट होगा, जो सूट नहीं करेगा वो वैसे ही डस्टबिन में पड़ा रहेगा। मैम हमारे व्यूअर्स को एक बात बता दिया जिनको नहीं पता होगा कि मंडल कमीशन क्या था और उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या मंडल कमीशन में उन्होंने कहा था कि ओबीसी जो है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी परसेंट मिलना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है। उनकी परसेंटेज दी है, टोटल मिला के 27% रिजर्वेशन होगी। तो वो मंडल ने कहा नहीं, इनके अलावा भी ऐसी पिछड़ी जाती हैं जो ओबीसी कहलाएंगे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उस टाइम की गवर्नमेंट को नहीं सूट किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी को। वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट को सूट किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको बताते हैं 1990 के दशक में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति उस समय अपने चरम पर थी और उसी वक्त मंडल कमीशन को लागू किया गया था। जब बात मैम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की होती है तो क्या हमें कोई एक्सटर्नल स्क्रूटनी की आवश्यकता है जजेस पे? क्या हमें कोई ऐसे इंडिपेंडेंट कंप्लेन रिड्रेसल अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है टू होल्ड जुडिशरी अकाउंटेबल? नहीं, देखिए उसका कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक कमेटी फॉर्म की हुई है जो इन्वेस्टिगेट करती है। जो भी कंप्लेंट चीफ जस्टिस के पास जाती है, जो उनको प्रीमा फेसाई ठीक लगे वो कमेटी को मार्क कर देते हैं। न अगर बाहर की कमेटी को आप अपॉइंट करते हैं तो वो इट विल टेंड अमाउंट टू इंटरफेरेंस इन द जुडिशरी। तब एक तरह का ड्रा के रखने वाली बात होगी। तो वो कमेटी इंटरफेयर कर सकती है ऐसे मामलों में जिसमें नहीं चाहिए, तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी की ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कि कोलेजियम ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट फुल बॉडी ने ये डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करेगी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आल्सो, और यहाँ कंप्लेंट को भी। आपने देखा कि जस्टिस वर्मा के केस में कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने फर्दर चीफ जस्टिस अपॉइंट किए कि आप जाके एविडेंस रिकॉर्ड करके लाओ और अपनी रिपोर्ट दो। तो अगर ये बाहर की कमेटी हो तो उसको कितनी समझ आएगी, कितनी नहीं समझ आएगी और कितना इंटरफेयर वो करेंगे, ये जुडिशरी के लिए ठीक नहीं है। आप कब अकाउंटेबल करते हो? आपने एक रूल बनाया, उसकी वायलेशन अगर कोई करता है तो अकाउंटेबल हुआ। अब जुडिशरी क्या करती है? उसके पास केस आता है, वो डिसाइड करती है। नाउ हु डिसाइड कि ये केस ठीक डिसाइड हुआ कि नहीं डिसाइड हुआ? ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? पब्लिक या प्रेस या जर्नलिस्ट? कौन करेगा? मीडिया करेगी। अब जैसे मीडिया हाइप इतनी कर देती है हर चीज़ में, वो तो हर जज अकाउंटेबल हो जाएगा। तो किसी नॉर्म्स को वायलेट करोगे तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। मैं एज ए सिंगल जज एक केस डिसाइड करती हूँ, वो जब डीबी में जाता है 2 जजेस के पास, वो मेरे बरखिलाफ ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो उस तरह इंटरप्रेट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो देखते तो एविडेंस ही कुछ नहीं है, तो जो सिंगल जज ने कहा था वो ठीक था। तो इसका मतलब है कौन अकाउंटेबल हुआ? डीबी या मैं एज ए सिंगल जज? तो अकाउंटेबिलिटी आती है जब कोई आपने लेड डाउन गाइडलाइंस रखी हैं, रूल्स रखे हैं, उसकी वायलेशन हो तो अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। जजेस बाय एंड लार्ज जो क्रिमिनल केस डिसाइड कर रहा है वो एविडेंस देखता है कि मेरे पास क्या एविडेंस आई है, उसको वो इंटरप्रेट करता है।
अब जब दो जजेस उसी को देखते हैं तो सोचते हैं ये एविडेंस लिंक चेन पूरा नहीं कर रही, तो इसलिए ये सज़ा जो दी गई है ये बहुत एक्सेसिव है या गलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट उससे भी ऊपर जाती है कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आई है, तो वो कुछ और डिसाइड करते हैं। और अगर फांसी की सज़ा सेशन जज ने दी है, कंफर्म हाई कोर्ट ने की है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ये गलत हो गया है, तो काउंटेबल कौन हुआ? आई गेट व्हाट यू ट्राइंग टू से मैम। सो कोर्ट की काउंटेबिलिटी तब हो कि जो गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं उसके बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो काउंटेबल है। तो मैम हम ये मान सकते हैं कि जो इम्पीचमेंट का फ्रेमवर्क है दैट इज सफिशिएंट टू होल्ड जुडिशरी अकाउंटेबल। बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बैठा रखी है वो वही देखना चाहते हैं कि इस जज की रेपुटेशन क्या हो रही है। ये जैसे उन्होंने किसी हाई कोर्ट के जज को देखा, हर केस में बेल दिए जा रहा है, चाहे वो मर्डर है कुछ है, तो उन्होंने उसके बरखिलाफ ऑब्जर्वेशन दी। तो ये अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही है अपनी कमेटी बना के। अब मैम अब इसी पे मेरा अगला सवाल है कि मैम क्योंकि जो जुडिशरी है वो लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, खासकर एक लोकतंत्र में जुडिशरी टिकी ही विश्वास के उस सूत्र थर्ड पर पिलर है। अब ऐसे में मैम जब जुडिशरी के इंटरनल इन हाउस मैकेनिक्स हैं पब्लिक ट्रस्ट के, क्या वो लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हैं या वो लोगों में जुडिशरी के प्रति विश्वास बनाए रख सकते हैं? क्योंकि इनकी जो फंक्शंस होती हैं वो लार्जली जो होती हैं वो बहुत सीक्रेट होती हैं। अब एक इंटरनल कमेटी क्या किन किन पहलुओं पर विचार कर रही है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस इंक्वायरी को आगे बढ़ा रही है, वो पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे में देयर आर चांसेस कि पब्लिक के मन में जो विश्वास है जुडिशरी के लिए वो कम हो। आपको लगता है दिस इज अ फैक्टर और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी एंड ऑल? देखिए पब्लिक का विश्वास अभी भी बहुत है जुडिशरी पे। एब्सोल्युटली। और अगर जिस दिन विश्वास उठ जाएगा तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशरी, तो फिर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास हो गया। इसलिए ये कमेटी बैठाई गई। इस कमेटी में क्या हो रहा है हर चीज़ तो पब्लिक को नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंक्वायरी हो रही होती है उसमें तो चीफ जस्टिस ऑन लोड कर देते हैं कि ये कर रहे हैं। अब किसी जज को नहीं अपॉइंट किया तो वो उसके ऊपर आ जाता है कि इसको नहीं किया गया, किस रीज़न से नहीं किया गया, ये भी आ जाता है। तो पब्लिक इज़ अवेयर ऑफ इट। एनसीईआरटी ने चैप्टर ऐड किया अकाउंटेबिलिटी पर, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ वो चैप्टर हटाया बल्कि जो ऑथर्स थे उनको बैन कर दिया टू फर्दर पब्लिश एनी बुक फॉर एनसीईआरटी। सो डू यू थिंक दिस इज राइट और दिस सेट अ राइट नॉर्म? एनसीईआरटी वालों का भी एक्सट्रीम था, क्योंकि 8वीं क्लास के बच्चे को अकाउंटेबिलिटी का क्या पता है। जुडिशियल करप्शन में आप समझ सकते हैं किसी लॉ कॉलेज स्टूडेंट को आप समझाओ कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। 8th क्लास के बच्चे को आप अकाउंटेबिलिटी समझा रहे हो, क्या है इसका मतलब? सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट आल्सो बिकेम वेरी हार्श। इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। ओनली चैप्टर कुड हैव बीन रिमूव्ड फॉर द रीज़न कि बच्चे नहीं समझ सकते जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए। मैम हमने कई बार देखा है जजेस जो हैं वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं किसी मैटर से कि वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हियरिंग। क्या आपको लगता है कि अब ये समय आ गया है कि किसी भी जज को अपने रिक्यूज़ल से पहले एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनिंग कि वो क्यों रिक्यूज़ कर रहा है, इसको एक नया नॉर्मल प्रैक्टिस बना दिया जाए कि अभी होना अनिवार्य है कि अगर आप अपने आप को रिक्यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले रिटन में एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि आप क्यों रिक्यूज़ कर रहे हैं? होना चाहिए। इससे क्या बदलाव आएंगे मैम? इससे ये आएगा कि आप सिंपली, क्योंकि दो कारण होते हैं रिक्यूज़ करने के। वो ये कि इस पार्टी को मैं पहले से जानती हूँ या मेरे को अप्रोच की गई है, यही 2 कारण हो सकते हैं, तीसरा तो कोई कारण हो नहीं सकता।
तो ये अगर जज बता दे कि इस पार्टी ने मेरे को अप्रोच किया है इसलिए मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, या ये मेंबर जिसने पिटीशन फाइल की है ये कंपनी इज़ नोन टू मी, या इसमें मेरे शेयर हैं, या किसी मेरे फैमिली मेंबर वर्क करता है, तो रजिस्ट्री को ये मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे केस इस जज के पास नहीं लगाने, और ये भी पता लग जाएगा कि ये पार्टी अप्रोच करती है, तो दूसरा जज भी कॉशियस हो जाता है। इसलिए रिक्यूज़ करना, आप रीज़न दो, ज़रूर दो। तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। सर मैम अब आते हैं हम रिक्रूटमेंट पे, ट्रांसपेरेंसी पे और कॉलेजियम सिस्टम पे। कॉलेजियम सिस्टम को मैम इंडिपेंडेंस का शील्ड कहा जाता है कि ये जो है वो रक्षा कवच है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का। लेकिन मैम सीक्रेसी पर जो क्रिटिसिज्म है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या अपॉइंटमेंट की पॉलिटिक्स में जो ये अपॉइंटमेंट की जो पॉलिसी है, क्या अब ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा रही है? आपको लगता है कि ये जो सीक्रेसी का जो पॉलिसी है अपॉइंटमेंट में, इसने पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम किया है जुडिशरी पे? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये अपना ओपिनियन है मेरा, कि कॉलेजियम सिस्टम हैज़ फेल्ड टोटली, क्योंकि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि क्यों किसी जुडिशल ऑफिसर का नाम काट दिया गया है। अगर चीफ जस्टिस और 3 जजेस, सीनियर जजेस हाई कोर्ट के रिकमेंड करते हैं किसी जुडिशल ऑफिसर को, सुप्रीम कोर्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन काट देती है। अब जब नाम रिकमेंड हुआ तो क्या देखते हैं हाई कोर्ट? उसकी रेपुटेशन, उसकी ACR, ये सब देख के रिकमेंड होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिना रीज़न दिए कॉलेजियम नाम काट देती है। क्यों? तो इसलिए बेटर ये रहे कि जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किए हैं, कि जिसमें रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री के भी हो, लॉ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या टॉप का कोई लीगल डिग्निटरी हो, कोई हर्जा नहीं है। मैं तो जुडिशरी में ही कॉलेजियम जो है, मैं कहती हूँ फेल हो गया। जुडिशियल सिस्टम हैज़ फेल्ड, कॉलेजियम सिस्टम हैज़ फेल्ड। जुडिशरी में कॉलेजियम हैज़ फेल्ड है, जुडिशरी में कॉलेजियम हैज़ फेल्ड, कॉलेजियम सिस्टम हैज़ फेल्ड। इसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो ये चला रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ, देयर इज़ ए फियर एवरीवेयर। ये कॉलेजियम जिसको उठा के ट्रांसफ़र कर देती है, जब चाहे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब चाहे कहीं कर देते हैं, विदाउट रीज़न। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया होता है, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, क्वालिटी ऑफ जजमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशनल टेम्परामेंट हो गया, इसको और ज़्यादा क्लियर और पब्लिक फेसिंग होना चाहिए। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस मैम? नहीं, पब्लिक क्या करेगी? क्या जजमेंट दी, वो कितनी वर्थ थी, उसमें क्या खामियां थी, ये पब्लिक क्या जान के करेगी? एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नहीं, कॉन्फिडेंस तो ये हो गया जब किसी जज को रिजेक्ट करते हैं तो रीजनिंग देते हैं, और रीजनिंग इज अंडर द पब्लिक डोमेन कि हमने क्यों रिजेक्ट किया। और जिसको सेलेक्ट किया तो वो रिकमेंड होकर आया होता है हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट गिव्स रीज़न कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ही इज़ आउटस्टैंडिंग इन द बार, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, इसकी इतनी जजमेंट्स है, इतना इसकी प्लीडिंग्स है, वो तो हाई कोर्ट लिख के भेजती है। तो एक स्टेप नहीं है, यहाँ से वो जाएगा, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट है वो बताती है कि इसके खिलाफ कोई केस नहीं है, ये सारा ठीक ठाक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना जो स्क्रूटनी कमेटी बैठाई है उससे करवाते हैं। सो चेक एंड बैलेंस है थ्रू आउट। मैम अब जैसे अपॉइंटमेंट में कौन कौन से ऐसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं जिनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? इंटेग्रिटी, जजमेंट राइटिंग, एनालिटिक जजमेंट है कि नहीं है, ये 3 4 5 चीज़ें देखती है।
क्या डिले सेंसिटिविटी भी देखी जाती है? अब डिले के लिए तो कई फैक्टर हो सकते हैं। अब अगर प्रोसिक्यूशन खुद ही 90 विटनेसेस लेके आए और ख़त्म ना करे तो किसको डिले कहेंगे आप? यू कांट ब्लेम द जुडिशरी। मैम, डिले पे ही मेरा अगला सवाल था, और वो ये है कि हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में लाइक करोड़ों करोड़ों पेंडिंग केसेस पड़े हैं, करोड़ों लोग जो है वो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब लोगों का ये मानना है कि डिले जो है वो अपने आप में अब जस्टिस डिनाइड बन चुका है। तो लोगों की इस भावना पर आपका क्या रिस्पॉन्स? नहीं, देखिए, हमने हाई कोर्ट को डिवाइड कर दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना दिए, भाई वहाँ चले जाओ। आर्मी ट्राइब्यूनल अलग बना दिए। अब वहाँ भी पेंडेंसी हो गई, वहाँ भी डिले हो रही है। और उसके बाद अपीलें बजाय अपील जानी चाहिए सीधी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम हाई कोर्ट में जाओ पहले, तो हाई कमेंट पेंडेंसी बढ़ गई। तो पहले हाई कोर्ट डिसाइड कर रही थी, अब अपील हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, तो एक नया चक्कर पड़ा। इसी तरह इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बना, ख़त्म हो जाना चाहिए वहाँ पर। वो केस डिसाइड हुआ तो फिर हाई कोर्ट में आ जाता है, तो पेंडेंसी तो बढ़ती चली गई, पेंडेंसी तो ख़त्म हो नहीं रही। ट्राइब्यूनल बनाने के बावजूद भी पेंडेंसी नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप अपील के ऊपर फिर अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट देते चले जाओगे तो पेंडेंसी कभी ख़त्म नहीं होगी। आप एक स्टेज पे कहिए कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया, बाई एंड लार्ज इन्होंने जो कह दिया ठीक है, अनलेस ग्लेयरिंग मिस्टेक है। इसी तरह इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बना दिया, अब उसकी भी अपील हाई कोर्ट में, तो कब ख़त्म होगा? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मैम, जस्टिस डिले की बात करते हैं तो ये तारीख पे तारीख कल्चर, जो अब बॉलीवुड ने भी इसको काफ़ी फेमस कर दिया, तारीख पर तारीख। तो क्वेश्चन इज मैम कि जो ये एडजर्नमेंट कल्चर है या फिर जो ये प्रोसीजरल इंडल्जेंस है, आपको लगता है कि इसने जुडिशरी के प्रति लोगों के फेथ को कमज़ोर किया है? कर दिया है, ये बात पक्की है। अब लोग सोचते हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत है, बाहर ही फैसला कर लेते हैं। तो फॉरेन में तो ये है कि बाहर फैसला करने की भी प्रोसीजर है, हमारा भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि कोर्ट में केस चलने की बजाय कई केसेस ऐसे हैं जो आपस में बैठ के फैसला करके ख़त्म हो सकते हैं। अब उसके लिए सिविल साइड में तो है ये कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सारा सिविल में तो है, क्रिमिनल में भी होना चाहिए। मैम, क्या स्पीडी जस्टिस सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगन बनकर रह गया है? और अगर स्पीडी जस्टिस लोगों को नहीं मिल पा रही है तो क्या अब ज़रूरी है कि केस मैनेजमेंट को थोड़ा ज़्यादा सख्त बनाया जाए, थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये करना पड़ेगा। अनलेस केस मैनेजमेंट को स्ट्रांगली हैंडल नहीं करेंगे तो ये पेंडेंसी कभी ख़त्म होगी भी नहीं। ज़्यादा जज बनाने से, लॉन्गर आवर्स काम करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनलेस जुडिशल मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है ये सुधारा जाए। अब मैम, एक मैं करंट डिबेट्स जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनकी तरफ चलूँगा, उनसे जुड़े सवाल पूछूंगा आपसे। अब सोशल मीडिया घर घर की कहानी बन चुकी है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, और अब सिटीजन्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर अदालतों की प्रायोरिटीज़ पे, उनकी अर्जेंट हियरिंग्स पे, रोस्टर एलोकेशंस पे और कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट्स पे खुलकर बहस करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ये एक डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी है या इंस्टीट्यूशनल डिसरिस्पेक्ट है? देखिए, ये मैं डेमोक्रेसी तो जो है सो है। सोशल मीडिया इतना प्रोवोकेटिव प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वो एनी ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट उसको ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं दिस इज बाय दिस डूइंग दे आर अर्निंग मोर पॉइंट्स, गेटिंग मोर एंगेजमेंट्स। सो दैट्स ए प्रॉब्लम। तो ये पब्लिक को जुडिशरी के बरखिलाफ अगर कोई कर सकता है तो ये मीडिया है।
ट्विस्ट करते हैं हर चीज़ को। एनी ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट, आप बहस सुन रहे हो, आप कोई ऑब्जर्वेशन देते हो, तो उस ऑब्जर्वेशन को वो सोचते हैं कोर्ट ने माइंड मेकअप कर लिया है। टू एलिसिट प्रॉपर रीजनिंग या आंसर, जज बड़े क्वेश्चन पूछता है, तो मीडिया वाले को एक आधा क्वेश्चन ऐसा लगा, उसके ऊपर वो उछाल देते हैं कि जुडिशरी जा रही है इधर, ये सारा ख़राब कर दिया है, मर्डर मैटर में इन्होंने ख़राब कर दिया है, कुछ पैसे खा गए होंगे, सब ऑल दिस दे आर डूइंग इट। तो पब्लिक को जुडिशरी के खिलाफ अगर कोई कर सकता है तो ये मीडिया है, और ये मीडिया ट्रायल है। ये मीडिया मर्डर कहीं हुआ, वो यहाँ से शुरू कर देते हैं कि ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर है, और कोर्ट इसको गलत ले रही है, ये एक्चुअल मर्डर है, इसकी ये एविडेंस थी, वो एविडेंस थी। मतलब पता नहीं कहाँ से वो एविडेंस लेके आते हैं, पर दे डू आउटसाइड ट्रायल। तो पब्लिक को ये हो जाता है कि ये ठीक कह रहे हैं, जुडिशरी गलत है। तो मीडिया ट्रायल ने बहुत नुकसान पहुँचाया। अब मैं चलता हूँ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स पे। अब पोस्ट रिटायरमेंट्स अपॉइंटमेंट्स को लेके बहुत बहस चलती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन इशू है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे पब्लिक फेथ जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, वो कमज़ोर होता है। आप क्या सोचती हैं इस पर? मैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्यों मैम? क्योंकि आपने 65 साल तक काम किया, आप उसके बाद फिट नहीं थे तभी तो रिटायर किया, तो फिर क्यों आपको जॉब मिले? अगर आप 62 साल हाई कोर्ट में रिटायर हुए हैं तो आपको उसके ऊपर, इससे ऊपर फिट नहीं समझा तो रिटायर कर दिया। अब ये पब्लिक का कहना कि आपने ये केस इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि मेरे को ये जॉब मिलेगी, तो ये परसेप्शन जो पब्लिक के माइंड में आती है, इट्स नॉट गुड फॉर जुडिशरी। अब मैम, जुडिशरी की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है क्रेडिबिलिटी जनता की नज़रों में, एंड दैट क्रेडिबिलिटी डिमांड्स रिस्पेक्ट। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जब जुडिशरी रिस्पेक्ट डिमांड करती है तो उसे लोगों के बीच क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए उतने ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देने की भी आवश्यकता है। जुडिशरी और लोगों के बीच गैप नहीं हो सकता। देखिए, जुडिशरी कोई सेलिब्रिटी नहीं है। वो जब कोर्ट में बैठते हैं वो ठीक है, जब वो बाहर होते हैं कोई सेलिब्रिटी नहीं है। आपने कभी देखा, कभी वो कुछ कर देखते हुए, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस को आप देखते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट जज है या हाई कोर्ट जज है, बाहर आके ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। पब्लिक के साथ ज़्यादा कांटेक्ट इज़ अगेंस्ट जुडिशरी। वाई सो मैम? देखिए, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब कोई फंक्शन है तो आप जाइए, लेकिन मिक्सिंग अप इज़ नॉट गुड, बिकॉज आपका नाम बदनाम होगा। कल कोई पेश होगा तो आप कहोगे उस फंक्शन में थे इसलिए ये कर रहे हैं। सो पब्लिक परसेप्शन गोज अगेंस्ट दिस। इसलिए पुराने ज़माने में जजेस नेवर सीन टू बी मिक्सिंग। तो मैम कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यही चीज़, आई डू गेट योर पॉइंट एंड इट्स एब्सोल्युटली वैलिड, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी के साथ मिल रहा है और कल गए कोई हियरिंग आई और तो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यही प्रिंसिपल क्या जुडिशरी के अगेंस्ट जाता है और लोगों से जुडिशरी के बीच की दूरी बनती जाती है, या आपको लगता है कि ये दूरी ज़रूरी है? दूरी ज़रूरी है, क्योंकि मिक्सिंग जो है ये क्रिएट परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पीपल कि ये जज बिका हुआ है, ये उसके घर पार्टी में आया हुआ था, उस पार्टी में आया हुआ था, तो इसके सामने हम पेश हुए इसलिए कर दिया। चाहे जज ने जस्टिफाइड ऑर्डर किया हो, लेकिन आपके माइंड में क्या आएगा कि यह कल इसकी पार्टी में था इसलिए ये हो गया। अब कुछ आखिरी के मेरे सवाल बचे हुए हैं मैम। जुडिशरी में रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाते हैं, या फिर इतनी देरी से रिफॉर्म क्यों होते हैं, या फिर क्या हमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? ये जो चल रहा है सिस्टम वो बेहतर है, वो ठीक है, वो चल रहा है, वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। जुडिशरी में बड़े रिफॉर्म चाहिए।
देखिए, हम सब सोचते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली नीचे की जुडिशरी काम कर रही है। जितना काम बेसिकली वो कर रहे हैं इतना तो शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर। बहुत मामले वहाँ भी पेंडिंग हैं। सारे मामले सारे हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होती, वहाँ एक स्टेनोग्राफर 2-2 जजेस को देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। ये चीज़ें अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो शायद होंगी, लेकिन स्टेटों में जाके देखिए, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में एक डिस्ट्रिक्ट जज कितने लंबे घर से कितनी दूर बैठा है और उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कूलर है, ना एसी है, ना कुछ भी है, तो वो क्या काम करेगा? सिक्योरिटी क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से हैंड कफिंग बंद हो गई, हाथ पकड़ के पुलिस वाले को लेके आते हैं। एक मर्डरर को हाथ पकड़ के 2 पुलिस वाले लेके आते हैं, वो उनको 2 थप्पड़ मारे तो वो दोनों पुलिस वाले नीचे गिरेंगे। अब जज मजिस्ट्रेट के सामने जब वो पेश करते हैं तो मजिस्ट्रेट बेचारे को सिक्योरिटी क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिर वो कहेगा मैं ऑर्डर बाद में लिखाऊंगा। ऑर्डर रिजर्व कर लेते हैं, ऑर्डर रिजर्व कर लेते हैं, क्या करें? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, जैसे हर एमपीओ को, मिनिस्टरों को, सबको सिक्योरिटी मिलती है, जजेस को भी मिले, लोअर जुडिशरी के जजेस को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं देते? उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। घर से चलते हैं, एक कार में 5 आदमियों को लेके चलो, 5 जज कब तैयार होंगे? इसलिए वो अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, खर्चा करते हैं, उनकी भी फैमिली है। तो ये बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मैम, आप खुद भी एक महिला हैं और आजकल महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बहुत बातें हो रही हैं। पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो चुका है। जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि देयर इज नीड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी एज वेल? श्योर, इट नीड्स। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिपीटेडली कह रहे हैं कि लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए जुडिशरी में। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 1 ही जज है लेडी जज, हाई कोर्ट में 4-5 हैं। तो हर जगह कम से कम 33% नहीं तो 25% तो दो जुडिशरी में भी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हर हाई कोर्ट में 4-4, 5-5 लेडीज जजेस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट लाइए। बिल्कुल। और अगर वैसे नहीं तो रिजर्वेशन कर दीजिएगा कि आपको 25% सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लेनी पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते क्या फ़र्क पड़ता है? क्या स्ट्रगल्स ज़्यादा होती हैं उस मुकाम पर पहुँचने के लिए जिस मुकाम पर आप पहुँची? देखिए, मैं लॉयर से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहाँ से मैं सिलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट जज बनी डायरेक्टली फ्रॉम द बार, और फिर मैं हाई कोर्ट आई बीइंग द सीनियर मोस्ट। तो स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, क्योंकि जब बार से डायरेक्ट लिया गया तो चीफ जस्टिस ने देखा होगा प्रैक्टिस करते हुए क्या उन्होंने सोचा, फिर हमारी इंटरव्यू हुई तो ले लिया। हर जज को, वो चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, स्ट्रगल तो किए बिना ऊपर लेते नहीं है। मैम, आप बहुत से लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन होंगी, तो मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम लॉ स्टूडेंट्स को, और ख़ासकर उन फीमेल लॉ स्टूडेंट्स को जो ये ख्वाब देखती हैं कि वो भी भारत की जुडिशरी में अपना एक नाम, अपनी एक पहचान, अपना एक स्थान बना पाएँ, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर आप हमारे थ्रू दीजिए। चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर वो सिंसियरली फोकस करे तो बार में अगर प्रैक्टिस करने आए हैं तो इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन अगर वो फोकस्ड हैं और इंटरेस्टेड हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आते ही मत सोचें कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कुछ देर के लिए, 1-2 साल के लिए पूरी स्ट्रगल करनी पड़ती है।
फिर आप सोच सकते हैं कि मेरे को पैसे आने शुरू हुए। तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहते हो तो ये नौकरी फिर जाइए, फिर आप प्रोफेशन में नहीं आ सकते। प्रोफेशन में तो रंग तब आएगा जब आपने पहले 2-3 साल बहुत मेहनत की है, आपका थोड़ा बहुत एक आधा केस से आप जजेस को शो कर रहे हो कि मैं पढ़ के आई हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, तो आपकी अप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी और उसी देर से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो मतलब पैसे के पीछे मत भागिए, मेहनत के पीछे मेहनत भागिए। करिएगा, ये सोच के आइए कि हमें 1-2 साल रगड़े खाने हैं प्रोफेशन में अपनी इमेज बनाने के लिए, और इमेज तब बनती है जब आपकी इंटेग्रिटी हो और आप मेहनत कर रहे हो। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से हम इससे बढ़िया नोट नहीं हो सकता टू एंड दिस इंटरव्यू। इतने Thank you इंस्पिरेशनल so नोट्स हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सुना आपने दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर न्यायाधीश जस्टिस उषा मेहरा जी को। उन्होंने हमारे सारे सवालों का, चाहे वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो, तमाम सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कुछ ये वो बातें भी की जो बहुत ज़रूरी हैं और उन रिफॉर्म्स के बारे में बात की जो होना आवश्यक है। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए दी एज।